नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आज पोस्टर में हम आपको 21वीं सदी की सबसे लंबी जंग की हकीकत दिखाएंगे। यूं तो अफगानिस्तान अपनी आजादी की 102वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन साल 2021 में अफगानिस्तान में जश्न आजादी का रंग कुछ अलग है। वजह है तालिबान। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान लौट आया है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, उन्हें देखकर दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कहानी अफगानिस्तान की। सुपर पावर्स का या बिग पावर्स का ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है कि तीन बड़ी ताकतें पिछली वहाँ पे हार हुई, अब उसके बाद अमेरिका की। हकीकत अफगानिस्तान की जंग की। तालिबान के आने के बाद जंग ख़त्म तो नहीं हो सकती, इसी तालिबान की जो पॉलिसी है वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। दास्तान अफगानिस्तान के दर्द की। तालिबान आ तो ज़रूर गए हैं और ये भी तालिबान तो नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन ये है कि ये आइडियोलॉजी तो नहीं ख़त्म होगी। जंग का कब्रिस्तान अफगानिस्तान। माइनॉरिटीज़ को तो ये पहले से बर्दाश्त नहीं थे, अब यह है कि पश्तून भी इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का डोमिनेशन उनको मंजूर नहीं है। अफगानिस्तान दुनिया का वो मुल्क जिसे कुदरत ने बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है। लेकिन पिछले 48 साल से अफगानिस्तान पर जंग का ऐसा काला साया मंडरा रहा है जिसने इस खूबसूरत देश का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया है। यकीन मानिए, दुनिया के किसी भी देश में इतनी लंबी चली जंग की मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन अफगानिस्तान में कभी न थमने वाली जंग का इतना लंबा इतिहास है जिसने अफगानिस्तान को जंग के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। यानी खुद जंग भी अब तो इतना कत्लो गारत देखने के बाद अफगानिस्तान में दम तोड़ने लगी है। अफगानिस्तान के इतिहास में एक नहीं बल्कि कई जंग की हकीकत दर्ज है। ब्रिटेन ने 1839 से लेकर 1919 तक अफगानिस्तान में 3 जंग लड़ी, लेकिन अफगानिस्तान को कभी अपने अधीन नहीं कर पाया। इसके बाद सोवियत रूस ने 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी, लेकिन उसके हाथ भी नाकामयाबी ही लगी। 2001 में अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। बावजूद इसके 20 साल तक तालिबान से जंग लड़ने के बाद भी अमेरिकी फौज तालिबान को हरा नहीं पाई। अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का या बिग पावर्स का ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है कि तीन बड़ी ताकतें पिछले 150 साल में हारी हैं। पहले तो ब्रिटेन, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन की वहाँ पे हार हुई, अब उसके बाद अमेरिका भी वहाँ जंग जीत नहीं पाया। बाद में उसको भी वहाँ से अपनी फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी और वो भी आखिर में तालिबान और पाकिस्तान के हवाले अफगानिस्तान को करके चले गए, जा रहे हैं मुल्क। अफगानिस्तान अपनी आजादी की 102वीं साल
तालिबान के आने के बाद जंग ख़त्म तो नहीं हो सकती। इसी तालिबान की जो पॉलिसी है वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं, वो भी मुसलमान है। तालिबान एक मुस्लिम हुकूमत को इस्लामिक रिपब्लिक को हटा के अब इस अफगानिस्तान में एक मेरिट की एक रिलीजियस हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनको एक्सेप्टेड नहीं है। ये लोग भी मुसलमान हैं जो उन तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, ये भी उसी तरह से नमाज रोज़ा और सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन ये कि ये उनको तालिबान की जो शरिया है उससे उनको इतराज़ है। अफगानिस्तान में जंग की हकीकत जानने के लिए हमें 70 के दशक में लौटना होगा। दरअसल 1973 में अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह के खिलाफ उनके ही प्रधानमंत्री दाऊद खान ने बगावत कर दी और खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे। इसी दौरान दाऊद खान के खिलाफ भी बगावत के सुर तेज होने लगे और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद 24 दिसंबर 1979 को सोवियत रूस की फौज अफगानिस्तान में घुस आई और तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी गई और उनकी जगह बबराक करमल को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन सोवियत रूस की समर्थित सरकार का अफगानिस्तान में विरोध हो रहा था। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर अपनी चरम पर थी। लिहाजा अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना की मौजूदगी ने अमेरिका को बेचैन कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक को लगा कि आगे चलकर सोवियत संघ की फौज बलूचिस्तान पर हमला कर उस पर भी कब्जा कर सकती है। लिहाजा अफगानिस्तान में मौजूद सोवियत रूस की सेना के खिलाफ बगावत की जमीन तैयार होनी शुरू हो गई। सोवियत फौज को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के आदेश पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन की शुरुआत की। अपने ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के शरणार्थी शिविरों में पनाह लिए अफगान मुजाहिदीनों को सोवियत संघ की सेना से लड़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। इतना ही नहीं, अमेरिका के तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ज़िबिग्नेव ब्रेजेंस्की खुद इन शिविरों में जाकर मुजाहिदों से मिलने लगे। That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. इसके अलावा अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन में टेक्सास के एक कांग्रेसमैन चार्ली नेस्बिट विल्सन को भी शामिल किया। चार्ली विल्सन अमेरिका के इस ऑपरेशन साइक्लोन में एक अहम कड़ी साबित हुए। ऑपरेशन साइक्लोन को कामयाब बनाने के लिए चार्ली एक बार नहीं बल्कि कई बार मुजाहिदीनों से खुद जाकर मिले भी। So brave. They're killing a lot of Russians, and it's costing the Russians an enormous amount of money. The estimates are for every dollar we spend, it costs the Russians about 90. So it's very cost effective. सोवियत संघ की सेना और अफगान मुजाहिदीनों के बीच ये जंग 10 साल तक चली थी और इस जंग में अफगान मुजाहिदीनों का नेतृत्व बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबुद्दीन हिकमतयार, अब्दुल राब रसूल सैयफ, अहमद शाह मसूद जैसे अफगान लीडर कर रहे थे। इसी दौर में जलालुद्दीन हक्कानी भी इस जंग में शामिल हुआ था। अफगानिस्तान में वो जंग 9 साल 1 महीने 3 हफ्ते और 1 दिन तक चली। 15 फरवरी 1989 को रूसी सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई। रूसी फौज के जाने के बाद भी अफगानिस्तान में जंग जारी रही। अब अफगान सरकार मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ रही थी। ये जंग 1992 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की मौत पर खत्म हुई। 1992 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की मौत के बाद मुजाहिद लीडर बुरहानुद्दीन रब्बानी को अफगानिस्तान की सत्ता मिली। लेकिन इस फैसले से नाखुश दूसरे मुजाहिद लीडरों के विरोध के चलते अगले 2 साल तक यानी साल 1992 से 1994 तक अफगानिस्तान में कई मुजाहिद गुटों के बीच सत्ता पर काबिज होने की जंग चलती रही। इस बीच पाकिस्तान ने गुलबुद्दीन हिकमतयार को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल राशिद दोस्तम की विरोध की वजह से अफगानिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध की आग में जल उठा। इस बीच मुल्ला मोहम्मद उमर ने सितंबर 1994 में कंधार के एक मदरसे में आतंकी संगठन तालिबान की बुनियाद रखी थी। अगले कुछ महीनों में उसके आतंकियों की तादाद हजारों में थी।
तालिबान बनने के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर की सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तान ने की थी। 3 नवंबर 1994 को तालिबान ने कंधार पर अपना कब्जा कर लिया और जनवरी 1995 तक तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के 12 इलाकों को अपने कब्जे में ले चुके थे। तालिबान अफगानिस्तान जंग की पैदाइश है। देखिए, ये एक सोच है जो इस्लामिक उम्मा या इस्लामिक देशों में मौजूद है। ये आज से नहीं बल्कि बहुत शुरुआती दौर से ही इस्लाम के आ गई थी एक्सट्रीमिज़म, और इसका इस्तेमाल हमेशा जो मुस्लिम राजा थे, रूलर्स थे, उन्हीं ने किया है और ये सोच कभी ख़त्म नहीं हुई। धीरे धीरे ये जंग काबुल तक पहुंच गई और 27 सितंबर 1996 को पाकिस्तान की सेना की मदद से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। इसके बाद साल 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का ही राज रहा। तो तालिबान ने साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया। इस दौरान तालिबान राज की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, उन्हें देखकर हर कोई दहल गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बीच अफगानिस्तान की सरजमी पर एक ऐसी साजिश पनप रही थी, वो खौफनाक साजिश जो अफगानिस्तान को एक बार फिर जंग की आग में झुलसने वाली थी। अफगानिस्तान से निकली इस साजिश को अंजाम देकर दुनिया दहल चुकी है। आखिर हालात किस तरीके के बने हुए अफगानिस्तान में, किस तरीके की स्थिति अब पनपती हुई नजर आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के तालिबान राज के दौरान जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, उन्हें देखकर हर कोई दहल गए। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान की सरजमी पर एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो अफगानिस्तान को एक बार फिर जंग की आग में झुलसाने वाली थी। दरअसल अल-कायदा के आका ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका को दहलाने के लिए उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश रची थी जिसका अंजाम देखकर पूरी दुनिया दहल गई थी। इन धमाकों के साथ ही ओसामा का अमेरिका को दहलाने का ख्वाब पूरा हो चुका था। वो जो बर्बादी और तबाही का मंजर अमेरिका में देखना चाहता था, उसका वो मंसूबा पूरा हो चुका था। दुनिया के इस सबसे बड़े आतंकी हमले में 1 घंटे के अंदर 2,977 मासूम लोगों की जान जा चुकी थी। The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime. और वाकई अमेरिका 9/11 की साजिश में शामिल किसी भी आतंकवादी को नहीं भूला और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 20 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की सरपरस्ती में छिपे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का फरमान जारी कर दिया और अफगानिस्तान में काबिज तालिबान सरकार को अल-कायदा के आका ओसामा बिन लादेन को उसके सुपुर्द करने की मांग रखी और साथ में ये धमकी भी दे डाली कि अगर तालिबान ने ओसामा को अमेरिका के हवाले नहीं किया तो ओसामा के साथ साथ उसे भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। The Taliban regime is committing murder. And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan. These demands are not open to negotiation or discussion. Taliban must act and act immediately. They will hand over the terrorists where they will share in their fate. Our war on terror begins with Al-Qaeda. 21 सितंबर 2001 को तालिबान ने अमेरिका की मांगे मानने से मना कर दी और इस मसले को सुलझाने के लिए अपने एक नुमाइंदे को अमेरिका भी भेजा। If we send Osama to America and to the other country, this will be not good. This is not justice.
तालिबान के उसामा बिन लादेन को अमेरिका को ना सौंपने के जवाब के बाद 7 अक्टूबर यानी 9/11 के ठीक 27 दिन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत की और वॉर ऑन टेरर की अपनी मुहिम में अमेरिका जंग के पहले कुछ दिनों तक तालिबान और अलकायदा के अड्डों पर बमबारी करता रहा। तालिबान को उसके ही खेल में मात देने के लिए अमेरिका ने एक और ऑपरेशन किया जिसका मकसद था अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों अब्दुल राशिद दोस्तम, मोहम्मद अता नूर और हामिद करजई की मदद से अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करना। ग्यारह के ठीक 39 दिन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना पहला सैनिक अभियान शुरू किया था। इस मिशन पर उसने अपनी सेना के ऑपरेशनल डिटैचमेंट अल्फा 595 टीम के 12 कमांडो को उत्तरी अफगानिस्तान की दरिया सूफ घाटी में उतारा था। इस टीम का मिशन था अफगानिस्तान के मज़ार-ए शरीफ शहर को नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों अब्दुल राशिद दोस्तम और मोहम्मद अता नूर की मदद से तालिबान के कब्जे से छुड़ाना। अमेरिका ने अपनी इस टीम को टास्क फोर्स डैगर का नाम दिया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अमेरिकी कमांडो मार्क नूटस को आज भी वो लम्हा याद है जब वो इस खतरनाक मिशन पर अफगानिस्तान गए थे। We expected a fight. The limited information we were getting in planning was about Dostum and anti-American and whatever. The CIA team had a link with him and was able to provide a different perspective. We figured somewhere in the middle. But we knew we were landing in a dangerous area where the Taliban could literally be anywhere. So we were very ready to fight. उत्तरी अफगानिस्तान में ODA 595 ने अब्दुल राशिद दोस्तम के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी। 21 अक्टूबर 2001 को 12 अमेरिकी कमांडो और अब्दुल राशिद दोस्तम के लड़ाकों ने मज़ार-ए शरीफ के पास के एक अहम गांव बिशकाब को तालिबान के चंगुल से आज़ाद करा दिया। 22 अक्टूबर 2001 को ODA 595 और दोस्तम ने कोबाकी की जंग भी जीत ली। 5 नवंबर 2001 को अमेरिकी कमांडो और नॉर्दर्न अलायंस ने मिलकर बाई बीचे गांव को भी आज़ाद करा लिया और फिर 10 नवंबर 2001 को मज़ार-ए शरीफ शहर पर नॉर्दर्न अलायंस की जीत का परचम लहराकर उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान की कमर तोड़ दी थी। मज़ार-ए शरीफ की जीत के महज 3 दिन बाद यानी 13 नवंबर 2001 को अमेरिकी फौज की मदद से नॉर्दर्न अलायंस ने काबुल पर भी फतह हासिल कर ली थी। इसके बाद 26 नवंबर 2001 को कुंदूज से भी तालिबान को खदेड़ दिया गया। अमेरिका ने अपने इस मिशन के दूसरे हिस्से को कामयाब बनाने के लिए अपनी सेना के ऑपरेशनल डिटैचमेंट अल्फा 574 टीम के 12 कमांडो को दक्षिणी अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में उतारा था। इस टीम का मिशन था अफगानिस्तान के कंधार शहर को नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर हामिद करजई और उनके लड़ाकों की मदद से तालिबान के कब्जे से छुड़ाना। My team's mission was to link up with a man named Hamid Karzai, who at the time none of us knew anything about. Karzai said that if you want to topple the Taliban, you want to take a town called Tarankot. It would demoralize the Taliban and they'd lose all credibility within the Pashtun tribal belt. तालिबान के चंगुल से तारिन कोट को आजाद कराने की जंग 14 नवंबर 2001 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई में हामिद करजई के पास 30 लड़ाके थे और इस लड़ाई में उनका साथ ODA 574 की टीम के 12 अमेरिकी कमांडो दे रहे थे। तालिबान के पास 500 लड़ाके थे, लेकिन अमेरिकी वायुसेना की मदद से करजई और ODA टीम ने ये जंग जीत ली थी। इसके बाद अमेरिकी कमांडो और करजई के लड़ाकों का काफिला कंधार जीतने के लिए निकल पड़ा था।
कंधार की जंग 2 से 4 दिसंबर 2001 तक लड़ी गई। तालिबान के आतंकी जानते थे कि वो अमेरिकी वायुसेना के हमलों से बच नहीं पाएंगे, लिहाजा वो 7 दिसंबर 2001 तक कंधार से भाग निकले थे। और कंधार की जीत के साथ ही अफगानिस्तान के हर बड़े शहर पर नॉर्दर्न अलायंस और अमेरिकी फौज का कब्जा हो चुका था। तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ने के बाद हामिद करजई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया गया। हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तो जरूर बन गए, लेकिन अफगानिस्तान में जंग फिर भी नहीं थमी।